वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो बच्चों? आशा करता हूँ आपके जो पहले के 4 पेपर हैं वो बहुत अच्छे जा चुके होंगे और ये आपका लास्ट अकाउंट्स का पेपर है। और जैसा कि डॉक्टर विनोद सर ने आपके लिए एक सैम्पल पेपर बोलो, गेस्ट पेपर बोलो, वो बनाया था और इसके पार्ट 1 के अंदर हमने 8 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। तो अब हम उसके आगे क्वेश्चंस आपके साथ मैं डिस्कस करने जा रहा हूं और एक एक क्वेश्चन सर ने हीरा हीरा क्वेश्चन चुना है और एक एक सवाल के अंदर आपके कोशिश उन्होंने करी है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम आपके जो कॉन्सेप्ट है वो कवर हो पाए। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए हम चलते हैं अपने पेपर के अंदर जो 2025 के लिए डॉक्टर विनोद सर ने, द ऑथर ऑफ अल्टीमेट अकाउंटेंसी, ने आपके लिए पेपर बनाया। आइए चले स्क्रीन पर चलते हैं। हम स्क्रीन पर हमने सबसे पहली बात जो कैलकुलेटर को लेकर र्यूमर है वो अभी कंफर्म नहीं है, बट सर ने यहां पर लिख दिया है कि यूज ऑफ कैलकुलेटर इज प्रोहिबिटेड, जो आज की डेट में हॉट केक आइटम बनी हुई है। तो हम 7 क्वेश्चन कर चुके थे पेपर के अंदर, अब हम 8वें क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं। आइए मैं आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन दिखाने जा रहा हूं आपको। The 8th question on your screen. At the time of dissolution of partnership firm, underline the word dissolution of partnership firm, Mr. Gujju, a partner, accept an unrecorded asset of 60,000, unrecorded asset 60,000, and against his loan to the firm is rupees 50,000. सबसे पहले आपको डिसोल्यूशन में एक कॉन्सेप्ट रिकॉल कराना चाहूंगा कि आपके अगर सवाल के अंदर लोन बाय पार्टनर है यानी कि वो लायबिलिटी है और लोन टू पार्टनर है वो एसेट है, दोनों ही सेटल होंगी। इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट तो वो कैश या बैंक के थ्रू सेटल होंगी। तो आप यहां पर देखिए, अगेंस्ट हिज लोन टू द फर्म 50,000 रुपए उसने लोन दे रखा है और फर्म ने उसे एक अनरिकॉर्डेड एसेट दे दी है जो कि 60,000 रुपए की वैल्यू बनाई गई। तो आपको मैं ये बताना चाहूंगा यहां पर कि अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट, दोबारा से बोलना चाहूंगा कि अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट आपकी किसी लायबिलिटी के अगेंस्ट में सेटल होती है तो जितना लायबिलिटी का अमाउंट होता है उतने से ही सेटल होती है। सर क्या मतलब, हमें समझ नहीं आया। देखिए आपकी अनरिकॉर्डेड एसेट की जो वैल्यू है वो 60,000 है पर आपकी जो लायबिलिटी है वो 50,000 है, तो ये अनरिकॉर्डेड एसेट की जो वैल्यू आपकी की जाएगी बुक्स के अंदर वो 50,000 एज ए ट्रीट की जाएगी। तो आपकी जनरल एंट्री क्या बनेगी? लोन बाय पार्टनर, लोन बाय पार्टनर कितना हो गया सर? 50,000 टू अनरिकॉर्डेड एसेट के नाम का नया नाम क्या हो जाएगा? रियलाइजेशन 50,000। अब आप ये चेक करो कि आपकी ये जो करेक्ट एंट्री है इसमें किसी ऑप्शन में है कि नहीं है। तो आप ये देखिए, ये एंट्री आपको ऑप्शन नंबर डी में मिलेगी, लोन बाय गुज्जू टू रियलाइजेशन। तो आपका देखिए ये भी सवाल हो गया। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे। Question number 9 on your screen. Mukul, Shaurya and Anuj were partner in a firm sharing profit in the ratio of 3:2:1. Anuj retired and goodwill of the firm was valued 60,000. Underline the word goodwill of the firm. Valued. Following adjustment entry was made for goodwill on his retirement. देखिए यहां पर आपको, जैसे कि आजकल सीबीएसई के ट्रेंडिंग में क्या है कि क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता, वो गाड़ी को रिवर्स चलाता है। नॉर्मल जब हम लोग पढ़ा करते थे तब सवाल होता था कि हमें, और आपने भी कई बार सवालों में देखा कि आपको रिटायरिंग पार्टनर की गुडविल निकालनी थी और गुडविल का ट्रीटमेंट करना है और आपको न्यू रेशो और ओल्ड रेशो गिवन होती थी, तो आप उससे अपना एक ट्रीटमेंट लेते थे, जनरल एंट्री पास करते थे, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर इन देयर गेनिंग रेशो। अब यहां पर कहानी उल्टी है। एडमिशन में भी हम इस तरह के सवाल कर चुके हैं। आपके लिए मैंने एक अनदेखी सीरीज बनाई थी, प्लीज बेटा वो प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, उसमें एक एक क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन डॉक्टर विनोद सर ने बनाए थे, वो डिस्कस कर रखे हैं मैंने, वो देख लेना, वो प्लेलिस्ट मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो यहां पर हमारी जो जनरल एंट्री बनती है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट वो एंट्री बनती है
रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर इन देयर गेनिंग रेशियो। और मैंने आपको यह बताया कि रिटायरमेंट के सवाल में हो या डेथ के सवाल में हो, सबसे पहले आपने क्या देखना है कि कौन सा पार्टनर रिटायर हुआ है और उसकी क्या रेशियो है। तो आपको यहां देखिए, यहां पर मैं ये बात करना चाहूंगा कि मुकुल, शौर्य और अनुज 3 पार्टनर है, इनकी रेशियो है 3:2:1 और अनुज रिटायर हो रहा है। तो सबसे पहले रिटायरमेंट के केस में जो पार्टनर रिटायर हुआ है उसे मैं डिब्बे में बंद कर दूंगा, डेट इज 1/6। अब मेरे को यहां पर जनरल एंट्री दे रखी है, यहां पर इसका मतलब ये क्या दे रखा है, मुझे दे रखा है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, मुझे दे रखा है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। और इस ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की हेल्प से जो मुझे जनरल एंट्री दी है उसकी हेल्प से मुझे न्यू रेशियो कैलकुलेट करनी है। और आपको पता है एडमिशन के केस में जो पार्टनर ओल्ड पार्टनर होता है वो सैक्रिफाइस करते हैं और रिटायरमेंट में गेन करते हैं। एडमिशन में उनका शेयर कम होता है और रिटायरमेंट में जो रिमेनिंग पार्टनर होते हैं उनका शेयर बढ़ जाता है। तो मैंने जर्नल एंट्री रीड करी, शौर्य कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मुकुल टू अनुज। ओहो, ये क्या हो गया कि अनुज को तो मुझे वो पैसे देने थे क्योंकि वो रिटायर हुआ था, यहां पर मुकुल भी क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। इसका मतलब मुकुल सैक्रिफाइस कर रहा है, मुकुल सैक्रिफाइस कर रहा है और मुझे न्यू रेशियो निकालनी है और न्यू रेशियो निकालनी है मुकुल और शौर्य की। तो देखिए मैं कैसे निकालूंगा, आप ये बताइए कि मुझे न्यू रेशियो निकालनी है। तो मैं मुकुल का शेयर, देखिए मुकुल का शेयर पुराना कितना था, ये मुकुल पहले वाला था, दैट इज 3/6। तो मेरा ये हो गया 3/6। अब यहां पर जो मुकुल का शेयर है वो क्या कर रहा है, मुकुल का शेयर, मुकुल सैक्रिफाइस कर रहा है और अमाउंट कितना है 10,000। तो सर ये कितना पार्ट शेयर कर रहा है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताया कि गुडविल ऑफ द फर्म कितनी थी 60,000। अनुज का शेयर कितना था 1/6 ऑफ 60,000 यानी कि 10,000। ये 10,000 अमाउंट आ गया। इसका मतलब ये है कि जो मुकुल सैक्रिफाइस कर रहा है उसका अमाउंट भी 10,000 है। तो ये इंप्लाइड हो गया कि मुकुल भी कितना सैक्रिफाइस कर रहा है 1/6। कितना कर रहा है 1/6। तो आपने यहां से मुकुल में से जब सैक्रिफाइस कर रहा है तो आप वहां से 1/6 क्या करेंगे, आप उसमें से माइनस कर देंगे 1/6। तो आपका आंसर आ गया 2/6। और दूसरा था मेरा शौर्य, शौर्य यहां पर गेन कर रहा है और शौर्य गेन कर रहा है। तो एक गेन तो जो रिटायरिंग पार्टनर वाला वो हो गया और एक जो हमारे मुकुल साहब जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं उस केस में भी गेन कौन कर रहा है, शौर्य। तो शौर्य को 2 गेन मिले कि नहीं मिले, शौर्य को 2 गेन मिलेंगे। तो शौर्य का जो न्यू शेयर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा शौर्य का 2/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 दैट इज 4/6। तो आपकी रेशियो आ गई 2/6:4/6। द रेशियो इज 1:2। द ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आप इसे नोट कर लीजिए, आप ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए बच्चों ने नोट कर लिया, हम अब अगले सवाल पर चलते हैं। आइए Vinod, Suraj and Satish were partners sharing profit equally. Suraj withdraw rupees 48,000 during the year for his personal use. Interest on drawing at the rate of 6% per annum. सबसे पहली बात अंडरलाइन द वर्ड पर एनम और उसने ड्यूरिंग द ईयर 48,000 पर निकाले। वाज चार्ज वेयर एज द पार्टनरशिप डीड वाज साइलेंट अबाउट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो यानी कि सवाल ये कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने चार्ज कर दिया, हमने पार्टनर से ले लिया, पर पार्टनरशिप डीड साइलेंट थी। और अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है तो आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं करना चाहिए था, यानी कि आपने पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गलती से चार्ज कर लिया। और आपको आफ्टर रेक्टिफाई द एरर आपने जो जनरल एंट्री पास करनी है उसमें आपको करेक्ट ऑप्शन बतानी है इस वाले केस में। तो इसका मतलब ये आपका पास्ट एडजस्टमेंट का सवाल हो गया। तो हम पास्ट एडजस्टमेंट में क्या करते हैं, अब यहां पर रॉन्ग प्रॉफिट तो दे नहीं रखा और आप एक टेबल बनाते हैं। टेबल किस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं कि आपकी जो कैपिटल अकाउंट में जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट होता है तो आप क्रेडिट लिखते हैं एनालिसिस टेबल में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट होता है तो डेबिट लिखते हैं आप। तो वही चीज आपने, और यहां पर सिर्फ क्या किया है कि सूरज ने विड्रॉ करा है
बाकी विनोद और सतीश ने कुछ नहीं किया है। आप ज्यादा समझ मत लगाइएगा कि सूरज और सतीश और विनोद ने कितनी कितनी ड्राइंग करी है। हमने गलती से सिर्फ सूरज को जो उसने ड्राइंग निकाली उस पर गलती से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर दिया। तो आइए अब हम सवाल को कैसे हल करते हैं। मैं वर्किंग नोट बनाता हूं रफ में। तो ये देखिए, मैंने बनाया, पार्टनर के नाम थे विनोद, सूरज, सतीश, तीनों पार्टनर इक्वल थे। विनोद, सूरज और सतीश तीनों इक्वल पार्टनर थे। हाँ जी, सबसे पहले मैं सूरज ने 48,000 रुपये निकाले। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालूंगा पहले। और आपको मैं बार बार एक बात कहता हूं, पर फिर भी आप पेपर में गलती करते हैं। That is, if the date of drawing is not given the question, then interest on drawing is calculated on average period. Underline the word average period. और यहां पर देखिए, पहली बात कि आपको डेट ऑफ ड्राइंग नहीं गिवन है। दूसरी, आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में बात ध्यान रखेंगे कि if the per annum word is not given, then interest on drawing is charged full year, यानी कि no need to calculate M. And third, if the drawing out of capital, then no interest on drawing charged by the firm. उस केस में आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चेंज हो जाएगा। देखो बच्चों, मैं आपके साथ एक चीज शेयर करना चाहूंगा। आपके पास ये क्वेश्चन पेपर है, आंसर की भी है, तो जो मैं आपके साथ आज डिटेल में जो डिस्कशन कर रहा हूं उसका ऑब्जेक्ट क्या है कि आपको एक सवाल में 4 कॉन्सेप्ट आपको रिकॉल कराए जाएं। और अगर मेरे इस प्रयत्न से और डॉक्टर विनोद सर के एफर्ट से अगर आपके बोर्ड में मार्क्स हाई हो जाते हैं तो हमारे को इस बात की बड़ी खुशी होगी कि बच्चे ने सभी चीजों का ध्यान रखते हुए मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स लेने की कोशिश करी है। और यही हमारा ऑब्जेक्ट है कि आप बोर्ड के पेपर में बड़ी आसानी से पेपर को क्रैक कर पाएं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 48,000 है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालेंगे आप ये देखिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था? 6%। तो आइए पहले मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करता हूं। 48,000 इंटू रेट दे रखा है सर 6% इंटू 6/12। 6 दूनी 12, 2 तिया 6, 2 0 0, 3 अट्ठे 24, 3 चौक 12, 1440 रुपए, 1440 रुपीज आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया, जो कि गलती से आपने सूरज को चार्ज कर दिया। अब मुझे अपनी टेबल बनानी है। मैंने एक रफ में एनालिसिस, क्योंकि 1 मार्कर का सवाल है, मैंने यहां लिखा विनोद, सूरज और सतीश। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मैंने गलती से दे दिया, तो अब मुझे क्या करना है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मैंने पार्टनर कैपिटल में क्या कर दिया है? डेबिट कर दिया है। तो मुझे रिवर्स करना, क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। तो मैं लिखूंगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रॉन्गली चार्ज टू सूरज। किसको चार्ज किया है? सूरज को किया है। कितना? और ये हमारा फर्म का अकाउंट बन गया बेटा। 1440 रुपए आपका क्या हो जाएगा? आपने डेबिट किया है, तो ये क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो यहां फर्म में क्या हो गया? 1440 डेबिट हो गया। अब आप ये देखिए, अब आप सबसे पहले फर्म के अकाउंट को बंद करते हैं, तो यहां पर आपका क्या आ गया? 1440 रुपए का रिवाइज प्रॉफिट आ गया। 1440 रुपए का आपका क्या आ गया? 1440 रुपए का आपका रिवाइज प्रॉफिट आ गया। एक मिनट, 1440 रुपए आपके डेबिट हो गए, ये क्रेडिट कर दिया। सॉरी, 1440 रुपए का आपका क्या आ गया? रिवाइज्ड बेटा लॉस आ गया। सॉरी, मैं गलत कर गया। 1440 रुपए का आपका रिवाइज लॉस हो गया, क्योंकि ये आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है, और यहां पर आपका 1440 रुपए का लॉस आ गया। तो ये लॉस पार्टनर में डेबिट होगा, इक्वल होगा। तो आपने लिखेंगे रिवाइज लॉस 1:1:1, 1440 डिवाइड बाय 3, 3 चौक 12, 480 डेबिट, 480 डेबिट और 1440 रुपए ये क्रेडिट। तो आपका ये अमाउंट आपका बराबर हो गया। अब मेरे को अपना नेट इफेक्ट निकालना है। नेट इफेक्ट में देखो आप 480 डेबिट
960 रुपए क्रेडिट, 480 रुपए डेबिट। अगर मैं जनरल एंट्री बनाऊं तो क्या एंट्री बनेगी मेरी? विनोद डेबिट 480, सतीश डेबिट 480 टू सूरज 960। अब मैं अपने ऑप्शन में देखूंगा कि मेरे ऑप्शन में मुझसे क्या आंसर पूछा गया है। आप ये देखिए, आपके ऑप्शन में पूछा गया है सतीश कैपिटल अकाउंट डेबिट, सतीश कैपिटल। आप ये देखिए, सतीश कैपिटल क्या डेबिट हो रहा है 960 से, सतीश का कैपिटल तो 480 से डेबिट हो रहा है, तो इसका मतलब आपकी ये ऑप्शन नहीं हो सकती। सूरज कैपिटल अकाउंट डेबिट 480, सूरज का आपका 480 से डेबिट नहीं 960 से क्रेडिट हो रहा है, इसका मतलब आपकी ये वाली ऑप्शन भी नहीं हो सकती। विनोद कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 960, विनोद कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 960, तो आपकी ये भी ऑप्शन नहीं हो सकती। अब आ जाओ सूरज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 960, सूरज कैपिटल अकाउंट 960, ये ऑप्शन आपकी करेक्ट ऑप्शन है। तो बताइए आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, सूरज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 960। तो बताइए आपके साथ देखिए एक एक क्वेश्चन पढ़ने में और करने में कितना मजा आ रहा है आपको। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। आइए, क्वेश्चन नंबर 10 ऑन योर स्क्रीन। पहले रीड करते हैं क्वेश्चन को। एक्स, वाई एंड जेड आर शेयरिंग एंड प्रॉफिट लॉसेज इन द रेशियो 1:3 at the time of dissolution of their partnership. Underline the word dissolution of their partnership firm. Sundry asset were 4 lakh, sundry creditor 50,000, asset were realized 390 and expense of realization were paid by firm 8,000. How much the realization gain or loss to be shown on the Z capital? मुझे सिर्फ Z के कैपिटल का, Z का रियलाइजेशन गेन और लॉस को कैलकुलेट करना है। तो यहां पर एक बात मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, जो चीजें आप बच्चों पेपर में बहुत कम करते हो, दैट इज कॉल्ड मेमोरेंडम बैलेंस शीट। मेमोरेंडम बैलेंस शीट, मेमोरेंडम बैलेंस शीट आपने जितने भी सवाल डिसोल्यूशन के करे उसके अंदर या तो आपको बैलेंस शीट गिवन होती है, या आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना होता है, या आपको अगर बैलेंस शीट नहीं गिवन है और आपको ट्रांजैक्शन दे रखी है तो आप जर्नल एंट्री पास करते हैं। बट यहां पर आपको कुछ एसेट्स और लायबिलिटीज के बैलेंसेस दिए गए हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले मेमोरेंडम बैलेंस शीट बना लीजिए, आप पहले मेमोरेंडम बैलेंस शीट बना लीजिए फॉर सेक ऑफ योर नॉलेज। तो मैंने अगर मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाई, मैंने यहां पर एक मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाई, तो मैंने लिखा यहां पर एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन सन्ड्री एसेट है मेरी 4 लाख रुपए की, क्रेडिटर थे मेरे 50,000 रुपए के, एसेट वर रिलाइज, इसका मतलब क्रेडिटर अगर 50,000 के हैं तो इसका मतलब बाकी की कैपिटल होंगी पार्टनर्स की, पार्टनर की कैपिटल हो गई 3.5 लाख रुपए, और यहां पर मेरा एक मेमो बैलेंस शीट बन गई मेरी। अब इसके बनाने के बाद मुझे रियलाइजेशन अकाउंट बनाना बड़ा इजी हो जाएगा। तो आगे चलते हैं। अब मैं देखो यहां पर एक रियलाइजेशन अकाउंट बना रहा हूं, और रूल नंबर 1, ऑल एसेट्स एक्सेप्ट कैश, बैंक, डेबिट बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट, डेबिट बैलेंस ऑफ पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, डेबिट बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट, लोन टू पार्टनर आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट एट देयर बुक वैल्यू। तो आप ये बताइए सन्ड्री एसेट कितनी आ गई आपकी? 4 लाख रुपए आ गई, और लायबिलिटी कितनी आ गई सर? 50,000 रुपए आ गई। ये मैंने ट्रांसफर कर दिया। अब उसने बोला कि आपने सन्ड्री एसेट रियलाइज करी 390 की, मैंने सन्ड्री एसेट 390 की रियलाइज कर ली, और एक्सपेंस मैंने 8,000 रुपए पे कर दिए, आपने 8,000 रुपए पे कर दिए। अब आप कहोगे सर मेरा रियलाइजेशन अकाउंट बन गया, तो नहीं बना। यही गलती आप करते हो। मैं हमेशा कहता हूं कि आप अपनी चेकलिस्ट पूरी करिए कि एसेट रियलाइज हो गई है। मैं आपको फिर याद दिलाना चाहूंगा, एसेट हमारी 2 तरह की होती है, एक टेंजिबल और एक इनटेंजिबल। तो अगर वो एसेट फिक्स एसेट में टेंजिबल एसेट है और उसकी आपको रियलाइजेशन वैल्यू नहीं दी हुई, तो आप उसे बुक वैल्यू पे रियलाइज करेंगे। पर अगर आपको एसेट इंटेंजिबल एसेट है, चाहे गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, और अगर आपको उसकी रियलाइजेशन वैल्यू नहीं दी हुई तो आप उसकी नील मानेंगे। और 2 चीजें ऐसी हैं जो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, दैट इज प्रीपेड एक्सपेंसेस और एक्रूड इनकम। प्रीपेड और एक्रूड इनकम अगर आपको बैलेंस शीट में दे रखी है, मैं दोबारा बोलना चाहूंगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस और एक्रूड इनकम अगर आपको बैलेंस शीट में दे रखी है
और आपने उसे रिलाइज में ट्रांसफर कर दिया, पर क्वेश्चन साइलेंट है कि ये रिलाइज हुई या नहीं हुई। हाय, तो मैं क्या करूं, क्या इसे रिलाइज करूं या नहीं करूं? तो आपको यहां पर याद दिला रहा हूं कि अगर वो एसेट करंट एसेट है और प्रीपेड एक्सपेंसेस और एक्रूड इनकम है, तो आप इसे इंटेंजिबल एसेट की तरह ट्रीट करेंगे और इसकी रिलाइजेबल वैल्यू होगी 000। आपको देखो, एक सवाल के अंदर मैंने 20 कॉन्सेप्ट में आपके साथ कवर करने की कोशिश कर रहा हूं। तो आपने, और दूसरी बात, अगर लायबिलिटी है चाहे वो जोन सी मर्जी हो, वो तो भाई पे होगी ही होगी। और इसमें आप कॉमन मिस्टेक करते हैं, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड आपकी लायबिलिटी ट्रीट की जाती है, और लायबिलिटी के साथ साथ आपको उसकी पेमेंट करनी है, चाहे क्वेश्चन साइलेंट ही क्यों ना हो। अगर क्वेश्चन आपका साइलेंट है तो आपको ये 50,000 रुपए ये आपको पे करने हैं कि नहीं करने? हाँ सर, ये भी पे करने, ये तो हम भूल ही गए थे। तो अब आप बताइए, अब ये आपका सवाल कंप्लीट हो गया। अब आप बताइए कि आपका रिलाइजेशन का गेन आ रहा है या लॉस आ रहा है। तो यहां कितना हो गया? 458 और ये हो गया 440। तो सर 18,000 का रिलाइजेशन का लॉस आ रहा है, और वो किसका पूछ रहा है? जेड का पूछ रहा है, और जो लॉस होता है वो डेबिट होता है। तो 18,000 का जेड का कितना हो गया? 3, 3 2 5 और 1 3/6। 3/6 का मतलब हो गया 6 3 18, 6 3 18, 9,000। जेड कैपिटल डेबिट होगा 9,000 से, तो जेड कैपिटल डेबिट होगा 9,000 से। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चेक करिए बेटा, ऑप्शन ए, 9th का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, और इसे कॉपी करिए। सॉरी, ऑप्शन 9 नहीं, ऊपर 10 था बेटा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 10 था, और इसका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हाँ, नमस्कार मैम। सर आवाज नहीं आ रही, ओके। देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 10 हो गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ रहे हैं। हम क्वेश्चन नंबर 11, अकबर बीरबल। Akbar, Birbal were partner in a firm sharing profit in the ratio of 3:2. At the end of the year 31st March 2024, the fixed capital. मैंने आपको बोला जब भी फंडामेंटल का सवाल आएगा, दो बातें नोट करनी है, अंडरलाइन द वर्ड 31st मार्च और फिक्स कैपिटल। इसका मतलब ये आपको क्या दे रखी है? क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है। ये आपको क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है। डिविजिबल लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31st March 24 was 50,000. Interest on capital was allowed, also provided at the rate 10% per annum as a charge, underline the word as a charge, in accordance with the partnership deed. इसका मतलब ये हुआ कि आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, चाहे बिजनेस को लॉस ही क्यों ना, जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अदरवाइज जो लॉस होता है, अदरवाइज जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है, पर इसने बोला है एज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और आपको निकालना है अकबर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपको निकालना है अकबर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब देखिए, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या गलती करेंगे। मैंने आपको बोला जब आपको क्लोजिंग कैपिटल दे रखी हो तो आप ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे, और फॉर्मूला होता है कैपिटल एट द एंड, एड ड्राइंग लेस प्रॉफिट एड लॉस, ये आपका ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। और आप करना शुरू करेंगे 1,50,000 कैपिटल एट द एंड, ड्राइंग नहीं दे रखी, एड ड्राइंग निल, एड लॉस, आपका जो लॉस था वो 50,000 था, आपने यहां पे लॉस करा, रेशो 30,000 और 20,000। आप कहोगे सर मेरी ओपनिंग कैपिटल आ गई 1,80,000 और यहां आ गई 2,10,000, और अकबर का जो आईओसी है, अकबर कौन था? पहले वाला था, तो मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा 18,000, और मेरा आंसर सही हो गया पहली बार में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा ये आंसर आपका गलत हो गया है। गलत हो गया, क्यों गलत हो गया? अरे भाई, अंडरलाइन द वर्ड फिक्स कैपिटल। जब आपको याद रखना चाहिए था कॉन्सेप्ट को कि अगर आपको फिक्स कैपिटल दे रखा है तो आपको यह पता होना चाहिए कि अंडर द फिक्स कैपिटल आप एक अलग अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम है करंट अकाउंट। तो सिर्फ जब आप फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड मेंटेन करते हैं तो आपकी ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल दोनों सेम होती है, अनलेस अंटिल एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस या ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल। और इस केस में जो लॉस था वो कौन से अकाउंट में गया होगा? करंट अकाउंट में गया होगा। ओ तेरी की, ये क्या हो गया? हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया?
हे भगवान ये मैंने क्या कर दिया। तो अब आप ये बताइए, इन क्वेश्चन के अंदर मुझे ये करने की जरूरत थी ही नहीं। मुझे पता है फिक्स कैपिटल है, एडिशनल कैपिटल नहीं है, ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल नहीं है, तो मेरा ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल सेम होगा। तो ये बताइए अकबर की जो ओपनिंग क्या हो जाएगी, 1,50,000 हो जाएगी, उसका 10% कितना हो जाएगा, 15,000। द राइट आंसर इज 15,000, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए मजे आ रहे हैं ना सवाल करने में। और इसी तरह क्वेश्चन सीबीएसई पूछती है और आप वहां पर अपनी समझदारी, ओवर थिंकिंग कई जगह दिखा देते हो। जहां पर तो ओवर थिंकिंग दिखानी है वहां दिखाते नहीं हो, जहां नहीं दिखानी होती वहां दिखा देते हो। तो बैलेंस थिंकिंग करनी है, कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 15,000। नोट करो आप ये। आइए अब क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12 ऑन योर स्क्रीन, एक बार आप रीड कर लीजिए। ब्रिक्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 2 लाख शेयर ऑफ 10 ईच। 10 रुपए का शेयर है, 5 रुपए एप्लीकेशन पर है, 3 रुपए अलॉटमेंट पे है, 2 रुपए कॉल पे है। पब्लिक हैज अप्लाइड 3,80,000 शेयर, यानी कि ओवर सब्सक्रिप्शन का केस हो गया। प्रोराटा अलॉटमेंट वाज मेड इन द रेशियो ऑफ 7:4। डिटरमाइन द अमाउंट टू बी रिफंडेड बाय द कंपनी एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। क्वेश्चन को 2 बार रीड करो। पहली बार तो आपको इस क्वेश्चन में कुछ समझ ही नहीं आया होगा। आपको पता है, आपको यही पहले निकालना पड़ेगा कि कितने शेयर वालों को 3,80,000 आपको एप्लीकेशन मिली है, और यहां पर आपको बेसिस ऑफ अलॉटमेंट में आपको डायरेक्ट रेशो डायरेक्ट आपको नहीं दिया हुआ कि कितने शेयर वालों को इतना अलॉट किया है। यहां पर आपको एक रेशो दी गई है। तो मैं आपसे चाहूंगा कि एक बार आप मुझे कोशिश करिए कि कितने शेयर वाले अप्लाई को कितने दिए हैं, और कितने शेयर वालों को कितने शेयर दिए हैं, और कितने हमने एप्लीकेशन रिजेक्ट कर रहे हैं। मैं 2 मिनट का टाइम आपको देता हूं, सोचिए। बच्चों के मैसेज आने शुरू हो गए हैं, सर हमारे तो ये भेजे में नहीं आ रहा कि मैं ऐसे शुरू कहां से करूं। ऐसा सवाल तो मैंने किया है, बहुत टाइम पहले किया था, मुझे ध्यान ही नहीं आ रहा। तो अब आपको मैं समझाता हूं। यही टाइम होता है ऐसे ऐसे सवाल करने के लिए। आपको रेशो क्या दे रखी है, 7:4। इसका मतलब 7 शेयर अप्लाइड हो गए और 4 शेयर अलॉटेड हो गए। क्या आप इस बात से एग्री करते हो? हाँ सर करते हैं एग्री। तो इसको कैसे निकालना है? अभी जो आपके 4 शेयर अलॉट हैं, आपने कितने एप्लीकेशन दिए थे, 2 लाख। तो यूनिटरी मेथड से लगाइए कि आपको 2 लाख शेयर अलॉट करने हैं, तो 2 लाख डिवाइड बाई 4, 2 लाख डिवाइड बाई 4। ये जो 2 लाख शेयर हैं ये 4 के इक्वल है। तो 7 के इक्वल कितने हो गए सर? ये हो गए 7 के इक्वल हो गए 3,50,000 शेयर्स। 7 इंटू 350 हो गए आपके। इसका मतलब ये हुआ कि 3,50,000 को हमें एप्लीकेशन टोटल कितनी मिली है, 3,80,000 मिली है। हमें अलॉट कितने करने हैं, 2 लाख शेयर अलॉट करने हैं। तो 350 वालों को हमने 2 लाख शेयर दे दिए। 350 वालों को हमने 2 लाख शेयर दे दिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि 30,000 एप्लीकेंट्स को हमने कुछ भी नहीं दिया। 30,000 एप्लीकेंट को हमने कुछ भी नहीं दिया। अरे सर आपने तो 1 मिनट में निकाल लिया। और अगर ये पेपर में सवाल आ जाता अगर सीबीएसई में, तो हमारी तो झंड हो जाती वहां। तो अब आप अभी तो दूसरी बार फिर झंड होगी अभी आपकी। अब आप कहोगे सर हमने ये 30,000 एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी और मुझे एप्लीकेशन पे 5 रुपए मिले हैं, तो रिफंड अमाउंट आ गया 1.5 लाख। ये रहा ऑप्शन नंबर सी में 1.5 लाख। ये तो मेरा निकल गया। मैं कहूंगा ये आंसर गलत है आपका। मैं कहूंगा ये आंसर गलत है। हैं सर क्यों गलत है? बच्चों मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट कर रहा हूं। मैंने इंस्टाग्राम पे इतनी रीलें बना रखी हैं इस चीज के ऊपर। फिर किस चीज के ऊपर कि ये तो पता ही नहीं था। मैंने आपको इंस्टाग्राम पे एक रील बनाकर दी कि अगर कंपनी में आपको प्रोराटा अलॉटमेंट का सवाल आता है, तो आपको अब यहां पर आपको एक्सेस अमाउंट मिला कि नहीं मिला? 1.5 लाख शेयरों का, 1,50,000 शेयर्स का
इंटू 5 रुपीज के हिसाब से आपके पास एक्सेस अमाउंट है कि नहीं है? हाँ सर एक्सेस अमाउंट है। कितना है? 7,50,000 है एक्सेस अमाउंट। और आपको पता है इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द एक्सेस एप्लीकेशन मनी, मैं दोबारा बोलना चाहूंगा, इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द एक्सेस एप्लीकेशन मनी, तो आपको पता है वो जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है वो सिर्फ अलॉटमेंट की स्टेज तक ही एडजस्ट होती है, वो कॉल इन एडवांस तक नहीं जाती अगर क्वेश्चन साइलेंट है? सर ये तो पता ही नहीं था। तो बेटा देखो, आपके लिए इतनी मेहनत करी हुई है मैंने, आप इंस्टाग्राम की रील सेव करो, आपको लगता है कि मैं अपने चैनल का प्रमोशन मांग रहा हूं आपसे, पर वाकई में मैं आपको एक नॉलेज देना चाहता हूं जो मेरा बेसिक ऑब्जेक्ट है। तो अब आप ये देखिए, तो आपके पास 7.5 लाख एप्लीकेशन आई, एक्सेस एप्लीकेशन मनी मिली। अब आपने कितने शेयर अलॉट किए थे? 2 लाख, और आपकी अलॉटमेंट कितनी थी? 3 रुपए की। तो 2 लाख इंटू 6 लाख रुपए आपके ये एडजस्ट हो गए, अभी भी आपके पास 1.5 लाख रुपए पड़े हैं। अब क्वेश्चन आपका साइलेंट है, क्वेश्चन आपका साइलेंट है, और जब क्वेश्चन साइलेंट होता है तो ये पैसा आप अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट नहीं कर सकते क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है, तो ये पैसा भी आपको रिफंड करना पड़ेगा। तो अब आप ये बताइए, 1.5 लाख तो ये रिफंड हुआ और 1.5 लाख रुपए आपका ये रिफंड हो गया, तो टोटल अब आंसर आपका कितना आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा, इधर देखिए, आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 लाख। ओ तेरी की, सर ये क्या क्या सवाल बनाए हैं डॉक्टर विनोद सर ने, अगर ऐसे पेपर में सवाल आ गए तो हम तो लुढ़क जाएंगे। तो बेटा ऐसे सवाल बनाने का मोटिव ये है कि जैसे आपको पता है कि फिजिक्स का पेपर थोड़ा टेढ़ा आया, मैथ्स का पेपर थोड़ा टेढ़ा आया, हो सकता है अकाउंट्स के पेपर में भी 2-3 क्वेश्चन ऐसे टेढ़े हो सकते हैं और होने भी चाहिए भाई। परफेक्ट 100 इज परफेक्ट 100। तो अगर आपने इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस की होगी आप तभी इन सवालों को कर पाएंगे, अदरवाइज आपसे वहां पर गलती हो जाएगी। तो देखिए, आप इस क्वेश्चन को आंसर को कॉपी करिए, और नहीं समझ आया मैं दोबारा बताऊंगा, नोट करिए आप। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर 13 ऑन योर स्क्रीन, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द इवेंट। यहां पर यह बताना है कि पहले कौन सी घटना होती है, फिर कौन सी होती है, और क्वेश्चन रिलेटेड है रेशियो, फॉरफिट शेयर, डिफॉल्ट ऑन कॉल्स, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर। आजकल इस तरह के क्वेश्चन सीयूटी में भी बहुत पूछे जाते हैं, करेक्ट सीक्वेंस वाले। तो आपको पहले यह बताना है कि यहां पर पहली कौन सी एक्टिविटी हुई, फिर कौन सी एक्टिविटी होती है, फिर कौन सी एक्टिविटी हुई, फिर कौन सी एक्टिविटी हुई। तो सबसे पहले आप ये देखो, सबसे पहले आप पहले डिफॉल्ट करते हो। हाँ सर डिफॉल्ट करते हैं, तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। अरे सर ऑप्शन 3 तो 3 में है, अब और एलिमिनेट करो सर। उसके बाद जब डिफॉल्ट हो गया तो फॉरफिट हो गए 4, तो देखो ये भी 4, अरे ये भी 4 मिल गया, अब ये 2 रह गई, इसका मतलब ये एलिमिनेशन में ये दोनों हट गई। उसके बाद फॉरफिट के बाद क्या होता है? रीइश्यू होता है नंबर 1, तो ये नंबर 1, तो ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर देखिए, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं आगे, चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 ऑन योर स्क्रीन, बैनी, केविन and David were partners sharing profit and loss in the ratio of 2:3:5. They decide to share profit loss in the ratio 5:3:2. The balance sheet has follows: contingent reserve 180 and P&L, underline the word P&L, debit balance. Identify the correct statement. Identify the correct statement. Net positive impact on Benny capital. Benny के बारे में पूछा गया है। अब इस सवाल को पढ़ने से पहले इस सवाल को समझना बहुत जरूरी है। आधे बच्चे इस नेट पॉजिटिव इंपैक्ट, नेट नेगेटिव इंपैक्ट को ये कंसीडर कर रहे होंगे कि ये एडजस्टिंग एंट्री का सवाल है, कि यानी कि मुझे जनरल कंटीजेंस रिजर्व और P&L को की वैल्यू को ऑल्टर नहीं करना है। जब मेरे बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं तो सच पे दिल पे हाथ रख के बताना कि कितने बच्चों ने ये सोचा, और जब मैं यूट्यूब पे ये वीडियो अपलोड करूंगा तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि सर मैंने सोचा था कि यहां पर स्टेटमेंट ऑफ नेट इफेक्ट बनेगी, एडजस्टिंग एंट्री बनेगी। तो जिसने ये सोचा कि एडजस्टिंग एंट्री बनेगी तो बेटा वो गलत सोच रहा है, क्योंकि यहां पर ये नहीं लिखा कि इसकी वैल्यू को ऑल्टर करना है। एग्जामिनर ने यहां पर इंग्लिश की मार करी है। आपको पता है अकाउंट्स के अंदर इंग्लिश और मैथ्स दोनों की मार पड़ती है। वो ये कहना चाहता है
कि बेनी के पास नेट पॉजिटिव इफेक्ट क्या होगा, तो इसे कैसे निकालेंगे। और आपको पता है ये आपके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व एंड लॉसेज हैं, ये आपके ओल्ड रेशियो में होंगे, तो इसे कैसे हल किया जाएगा, कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो आप ये बताइए, मैं बेनी की बात करता हूं, खाली बेनी बेनी, मुझे और किसी निकालने की जरूरत ही नहीं है। मैं बेनी की बात करता हूं, बेनी का जो कंटीजेंस रिजर्व था उसका हिस्सा कितना था, बेनी था पहले वाला, डेट इज 180 इंटू 2/10, ये कितना हो गया बेटा आपका 36,000 क्रेडिट यानी कि पॉजिटिव। उसके बाद P&L आपका डेबिट बैलेंस है यानी कि नेगेटिव, 90,000 इंटू 2/10, तो ये हो गया -18,000। तो आप ये बताइए आपका पॉजिटिव इंपैक्ट कितना हो गया 18,000। तो आप ये बताइए नेट पॉजिटिव इंपैक्ट बेनी कैपिटल 18,000 कौन से में है, नेट पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन बेनी कैपिटल 18,000। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। चलिए हम अगले सवाल पे चलते हैं। आज कम से कम एमसीक्यू तो खत्म कर ही देंगे। John and David were sharing profit and loss in the ratio of 2:1. They admit Harry into partnership for 1/5 share. At the time of his admission, furniture book value 3 lakh were reduced, underline the word reduced by 30%, reduced by 30%. आपको इंग्लिश को बड़े ध्यान से पढ़ना है, रिड्यूस बाय, रिड्यूस टू, इन चीजों को आपको पेपर में बड़े ध्यान से पढ़ना है। तो बुक वैल्यू 3 लाख थी, रिड्यूस बाय 30,000, मशीनरी बुक वैल्यू 2 लाख, रिड्यूस टू 70%। और आपको निकालना इंपैक्ट ऑफ डेबिट कैपिटल की डेबिट कैपिटल पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। इसका मतलब हमें रिवैल्यूएशन का गेन और लॉस का इफेक्ट बताना है डेबिट कैपिटल के ऊपर। तो आप ये देखिए, मैंने एक छोटा सा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, बुक वैल्यू 3 लाख थी, रिड्यूस बाय, इसका मतलब ये मेरी सैड साइड है, ये मेरी हैप्पी साइड है। जब मेरी फर्नीचर रिड्यूस हो गया 30% से तो मैं सैड हो गया 90,000 से। और उसके बाद आपकी जो मशीनरी की बुक वैल्यू 2 लाख थी घटकर 70% तक रह गई, इसका मतलब 30% घट गई। फिर मैं सैड हो गया 2 लाख का 30%, 60,000, यानी कि टोटल रिवैल्यूएशन लॉस कितना हो गया 1,50,000। तो ये पार्टनर में क्या होता है, डेबिट होता है। और मुझे किसका बताना है, डेबिट का। डेबिट की रेशियो क्या थी 1/3, तो आपका डेबिट हो जाएगा कितने से, 50,000 रुपए से। तो देखिए डेबिट हिज अकाउंट बाय 50,000 रुपीज, दैट इज योर राइट आंसर। चेक करिए और उसके बाद हम अगले सवाल पे चलते हैं। चलिए अब हम अगले सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 ऑन योर स्क्रीन। At the time of admission of a partner, revaluation gain or loss appearing in the balance sheet of the firm is transferred to capital account of the following. तो आपको पता है कि रिवैल्यूएशन पुरानी चीजें पुराने पार्टनर में पुरानी रेशियो में जाता है, यानी कि ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड प्रॉफिट रेशियो। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। तो बहुत ही सिंपल सवाल था, तो आप चेक कर सकते हैं कि आपके यहां देखिए एमसीयू खत्म हो गए हैं। तो आज की क्लास हम यहीं ओवर करते हैं। अगले पार्ट में अब हम आगे क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके लिए ये सवाल मज़ेदार थे कि नहीं थे। मैं और डॉक्टर विनोद सर जो इतनी मेहनत कर रहे हैं वो आपके काम आ रही है या नहीं आएगी। प्लीज़ इस बारे में हमें एक फीडबैक जरूर देना। थैंक यू बच्चों।